हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक एकेडमी। मैं ऋषभ पांचाल एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारा जो साइंस के बायोलॉजी का एमसीक्यू सीरीज चल रहा है, इसका पार्ट नंबर 5 होगा, माफ कीजिएगा 6th पार्ट होगा, लास्ट पार्ट, जिसमें हम 250 से 251 से 300 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। लास्ट के 50 क्वेश्चन। आप लोगों को सीरीज पसंद आ रही है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये फायदा कर रही है, आपको लगता है कि एग्जाम में रिलेवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं सिलेक्टेड लेकर आया हूं, तो ये एग्जाम से आपके बिल्कुल रिलेवेंट है, तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और हमारे मनोबल को बढ़ा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। दोस्तों, कुछ साथियों का कमेंट इस पर यह भी आया था कि सर आप जो ये वीडियो बना रहे हैं, इसमें थोड़ा सा आप इसको लेंथ को बढ़ा दें और डिटेल में वीडियो बनाएं। तो देखो, अभी इतना समय नहीं है, कुछ लोगों की 11 से एग्जाम है, तो उतना ज़्यादा डिटेल में इसके अंदर डाल पाऊँ या ये सारी चीज़ें कर पाऊँ। और दूसरी बात यह है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा पाऊँ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा के मैं ले रहा हूँ। ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, प्रश्न पत्रों में पूछे गए क्वेश्चन हैं, और जिनकी फ्रीक्वेंसी बार बार अधिक है पूछे जाने की, वो सारे प्रश्न मैंने इस वीडियोस के माध्यम से कवर कर रहा हूँ, इस सीरीज के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे। तो कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट मिल रहा है। दूसरी बात, ये प्रश्न सीधे के सीधे इसी तरह से थोड़ा सा लैंग्वेज ट्विस्ट करके आपसे पूछा जा सकता है। फैक्चुअल सारे क्वेश्चन है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है, तो आप उस तरह से इस वीडियो को लीजिए। 15 मिनट में अगर मैं 50 क्वेश्चन बता रहा हूं, दैट मीन्स 15 से 16 मिनट में बता रहा हूं, और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस में आपको फैक्ट भी बता रहा हूं, जहां जहां इंपॉर्टेंट जो चीजें याद रखनी है। तो यकीन मानिए 15 मिनट में आप 50 क्वेश्चन उस हिसाब से लर्न नहीं कर पाएंगे, अगर पढ़ने भी बैठ रहे हैं तो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? तो जो सागरीय खरपतवार है, ये हमारे आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। अगला प्रश्न लेते हैं। जहां मुझे लगेगा कि यहाँ पे डिटेल देना चाहिए, तो वो सारी डिटेल भी मैं आपको दूंगा। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आपको सभी को पता है, पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। आयरन जो है हरी सब्जियों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, खासकर पालक के पत्तों में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंतक्षय होता है? तो जब भी दंतक्षय की बात हो, दांतों को नुकसान की बात हो, तो ये फ्लोरीन की कमी से होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए इस पे, कई बार प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो भरपूर जो लौह तत्व है, अभी मैंने आपको बताया आयरन जैसे हमने देखा था पालक में, तो हरी सब्जियों में भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। इनमें से वसा में कौन विलय नहीं होता है? तो देखिए, विटामिन अगर के ई डी ए की बात करें, जिसे आप कीड़ा भी बोल सकते हैं, कीड़ा, तो ये वसा में घुल जाता है, वसा में घुलनशील है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं विटामिन बी और सी की, तो ये जो दो होते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है कि वसा में कौन सा घुलनशील नहीं है, मतलब विलय नहीं होता है वसा में। तो मैंने आपको बताया विटामिन बी वसा में विलय नहीं होगा। के ई डी ए तो क्या हो जाएगा, वसा में विलय होता है, मतलब ए भी है, ई भी है, डी भी है, और के भी वसा में विलय होता है। विटामिन के का विटामिन के का क्या उपयोग है? तो विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है, और इसकी कमी से रक्त का थक्का, ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है वो नहीं होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जब हम ब्लड में एंटीबॉडी और एंटीजन का अध्ययन करते हैं, तो इसे सीरोलॉजी कहा जाता है। फिर से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट की जाती है, वह क्या है? तो ईईजी से मस्तिष्क की कार्यप्रणाली प्रकट की जाती है। अब यहाँ से इसको ईसीजी से कंफ्यूज ना कीजिएगा। ईसीजी मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो कि हृदय के स्पंदन का जो है ग्राफ वगैरह मेजर करने के लिए यूज करते हैं, तो ये इसका संबंध हृदय से है। लेकिन ईईजी जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, कुछ इस तरह से ईईजी होता है। और इसमें क्या होता है कि मस्तिष्क के ऊपर ऐसे इलेक्ट्रोड्स लगा दी जाती है, और उसके बाद में इसके ग्राफ्स वगैरह बनाए जाते हैं, मतलब कि कार्यप्रणाली को प्रकट करता है ये मस्तिष्क की। अगर इसका फुल फॉर्म देखें तो इलेक्ट्रो एंसेफेलोग्राफ इसे कहा जाता है। तो वापस से बोल देता हूं, इलेक्ट्रो एंसेफेलोग्राम ईईजी का फुल फॉर्म है, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा मस्तिष्क। आगे बढ़ जाते हैं। मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो मछलियों से संबंधित जो अध्ययन होता है उसे इक्थियोलॉजी कहा जाता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि
एक भी मछली को मैं नहीं छोड़ूंगा, इक्थी मछली को भी नहीं छोड़ूंगा। इक्थो इक्थो जैसे वैसे बोलते हैं ना बिहारी में, इक्थो मछली नहीं छोड़ेंगे हम, ठीक है, जैसा भी बोलते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एक भी मछली को नहीं छोड़ेंगे, यानी कि इक्थिलियोलॉजी, है ना, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन, आयोडीन तत्व की कमी के कारण जो होता है घेंगा रोग हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है विटामिन ए। देखिए विटामिन ए जो है इसका जो रासायनिक नाम अगर देखें तो वो होता है रेटिनॉल, ठीक है, ये रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से रतौंधी हो जाता है, रतौंधी रोग इसकी कमी से होता है। सेकेंड थिंग, संक्रमण जो होता है वो भी इसकी कमी से होता है, मतलब संक्रमण को रोकने में विटामिन ए का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है, ठीक है, तो ये मदद करता है रोकने में जैसे लिखा हुआ है, तो विटामिन ए यहाँ पे सही उत्तर होगा। चलिए विटामिन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दिए जाए, तो ए बी सी डी ई और के ये प्रमुख विटामिन होते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कितने विटामिन हो गए, ये 4 और 2 6। विटामिन ए का जो पूर्ण नाम होता है, रासायनिक नाम होता है, वो होता है रेटिनॉल, ठीक है, तो ये रेटिनॉल जो होगा विटामिन ए का रासायनिक नाम है। ऐसे ही विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ये कल भी मैं आपको वीडियो में बता चुका था, ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिए, एस्कॉर्बिक एसिड। डी का अगर रासायनिक नाम देखें तो ये होता है हमारा विटामिन डी जो होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल, टेकोफेरॉल नहीं, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई जो होता है ये होता है टोकोफेरॉल, टेकोफेरॉल, ठीक है। और विटामिन के की अगर बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। थोड़ा सा राइटिंग पे आप फोकस मत कीजिएगा, बस नाम पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार से हैंड राइटिंग को थोड़ा सुधार कर लिखूं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विटामिन ए की अगर बात करें तो मैंने आपको बता दिया इसकी कमी से रतौंधी और संक्रमण होता है। विटामिन बी की कमी से हमें बेरी बेरी रोग हो जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, विटामिन बी से क्या हो जाता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ये बहुत पूछा जाता है स्कर्वी, और मसूड़े जो होते हैं वो फूल जाते हैं। विटामिन डी की अगर बात करें तो इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है, और मछली के लीवर में जो तेल पाया जाता है उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। सनशाइन से भी हमें मिलता है विटामिन डी, इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। ऐसे ही विटामिन ई की बात करें तो इसे टेकोफेरॉल कहते हैं, और इसका रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है, इसकी कमी से नपुंसकता हो जाता है। विटामिन के की बात करें तो इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ जाते हैं, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है, तो कैंसर संबंधी जो रोग हैं उनका अध्ययन जो है ऑन्कोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी, इंपॉर्टेंट है, फिर से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो कोबाल्ट 60 जो है ये रेडियो आइसोटोप होता है जो कि कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए और याद रख लीजिए। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ से आपका प्रश्न बनता है, तो कहीं से भी आपसे विटामिन से प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है। विटामिन बी की भी आगे कैटेगरी होती है, तो वो भी हम अगर आता है प्रश्न तो हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, मिनी माता रोग का कारण क्या है? तो मिनी माता रोग जो है पारे की वजह से होता है। अगर जल वगैरह में पारे की मात्रा अधिक घुलनशील होती है और कंटिन्यूसली आप ऐसा पानी पी रहे हैं जिसमें पारा वगैरह थोड़ा सा मिक्सअप हो रहा है, थोड़ा बहुत भी अमाउंट में, तो इससे क्या हो जाता है, मिनी माता रोग हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? अभी मैंने बताया सनशाइन जो होता है वो विटामिन डी को कहा जाता है, क्योंकि विटामिन डी धूप से प्राप्त होता है ना, सुबह सुबह की जो धूप रहती है उससे विटामिन डी शरीर में उत्पन्न होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? माफी चाहूंगा, थोड़ा सा मैं स्पीड में आ जाता हूँ कभी कभी जब मैं बताने लगता हूँ, तो अभी मैं कोशिश करूंगा फिर से कि थोड़ा सा स्पीड को स्लो करूँ, ठीक है। तो जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है जेनेटिक्स में अनुवांशिकता और गुणसूत्र, यानी कि देखिए जेनेटिक्स में ये हो गया, और गुणसूत्र का अगर कहा जाए तो क्रोमोसोम कहते हैं, तो इनका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो वो मेंडल को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है ना, पूछा जाता है परीक्षा में। गुणसूत्र कितने होते हैं? तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं हमारे शरीर में, उसमें से 22 जोड़ी जो होते हैं, जिसे गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम कहा जाता है, 23 जोड़ी, और 22 जोड़ी जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं,
और एक जोड़ी जो होते हैं वो हमारे जो होते हैं वो XY गुणसूत्र जो होते हैं जो लिंग निर्धारण का काम करते हैं ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रोग संक्रामक है? तो जो संक्रामक रोग है गठिया नहीं है, मधुमेह भी नहीं है और कैंसर भी संक्रामक रोग नहीं है। जो डिप्थीरिया होगा ये संक्रामक रोग है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब डिप्थीरिया किसके कारण होता है? तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कारण होता है ना, तो ये संक्रामक रोग है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो वायु के माध्यम से जो रोग फैलता है, देखो टाइफाइड तो नहीं होता है, ये आपकी आंतों को इफेक्ट करता है टाइफाइड, अगर देखें तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। हैजा भी नहीं होगा और इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा प्लेग, है ना। तो कौन सा रोग ऐसा है जो वायु के माध्यम से फैलता है? तो प्लेग रोग ऐसा है जो वायु के माध्यम से फैलता है। निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? तो कौन सा विटामिन है इसमें से ये आपको बताना है। तो अगर मैं बात करूं तो लाइनोलिक अम्ल तो नहीं है, साइट्रिक अम्ल भी विटामिन नहीं है, ग्लूटामिक भी नहीं है, फॉलिक एसिड जो होता है वो विटामिन होता है और इसे B11 कहा जाता है। कौन सा विटामिन होता है ये? B11। तो B11 को हम क्या कहते हैं? फॉलिक एसिड कहते हैं। अब मैं ये B11 की बात निकली है तो विटामिन बी के जो रूप है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, तो अगर मैं विटामिन बी की कैटेगरी की बात करूं तो ये मैं आपको सारी विटामिन बी की सब कैटेगरी बता रहा हूं। आपका समय व्यर्थ नहीं हो इसलिए मैंने पहले से यहाँ पे लिख लिया है, ताकि मैं लिखने में जो समय है वो भी आपका बच जाए और सीधे सीधे आपका हो जाए। तो चलिए देखते हैं। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो थायमीन है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है निकोटिनामाइड। ठीक है, तो निकोटिनामाइड विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। ऐसे ही विटामिन B5 का रासायनिक नाम देखें तो पेंटोथेनिक एसिड होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम जो है वो पायरिडॉक्सिन होता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। विटामिन B11 जो होता है वो फॉलिक एसिड होता है, जिससे कि यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। और विटामिन B12 जो यानी कि विटामिन B12 जो होता है वो साइनोकोबालामीन उसका नाम होता है। ठीक है, तो ये रासायनिक नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। दूसरी बात ये है कि ये जो कैटेगरी है इसमें से मैंने यहाँ जो इंपॉर्टेंट लगा रखा है इस पे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो भूलना ही नहीं है। विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B1 थायमीन और विटामिन B12 साइनोकोबालामीन होता है। और वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, आप याद तो सभी रखने की कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं भी रख पाते तो फिर ये 3 तो आपको रखना ही है। आगे बढ़ते हैं। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो जो छिली हुई सब्जियां रहती है उसको अगर धो लेते हैं हम लोग तो विटामिन C जो है वो निकल जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है? तो जब भी दूध में प्रोटीन की बात हो तो वो केसीन पाया जाता है। ठीक है, हमेशा केसीन आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो दूध का जो मीठापन होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये लैक्टोज के कारण होता है। ठीक है, लैक्टोज। आगे बढ़ते हैं। दूध में लैक्टोज पाया जाता है ना, इसकी उपस्थिति के कारण ये मीठा हो जाता है। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर लगा लीजिए, इसमें कुछ फैक्ट भी है, आगे मैं बता रहा हूं आपको वीडियो में। तो मनुष्य में कुल 206 हड्डी होती है, वयस्क मनुष्य में, है ना। अब देखते हैं नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो नवजात शिशुओं में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 208। अब कुछ मेरे भाई कमेंट करके बोलेंगे कि 300 होती है सर, ऐसा होता है वैसा होता है। ठीक है, तो नवजात शिशुओं में 208 हड्डियां होती है। अब देख लीजिए थोड़ा सा इसका डिटेल। तो मानव कंकाल की बात करें, जो कंकाल तंत्र हमारा होता है हड्डियों से मिलकर जो बनता है, शरीर की आंतरिक संरचना होती है। पहली बात, जन्म के टाइम पे जो बच्चा रहता है उसमें 306 हड्डियों से बना होता है इसका कंकाल तंत्र, जन्म के समय बता रहा हूं मैं। और नवजात जब शिशु होता है, मतलब शिशुओं में, जो नवजात शिशु यहाँ पे पूछ रखा है उन्होंने, तो शिशुओं में जो हड्डियां होती है वो 208 पाई जाती है। फिर जब वो युवावस्था में आता है तो हड्डियों के संगलित होने से जो हड्डियां हो जाती है वो 206 हो जाती है। तो अगर मैं देखूं जन्म के समय बच्चे में कितनी हड्डियां रहती, 306। प्रश्न पूछा जाए जन्म के समय बच्चे में कितनी हड्डियां होगी, तो 306। शिशुओं में कितनी हड्डियां रहती है, 208। और वयस्क में अगर बात करें, युवा अवस्था में कितनी हड्डी पाई जाती है शरीर में, तो 206। ये आपको याद रखना है तीनों चीजें। आगे बढ़ेंगे। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य की अगर खोपड़ी की बात कर रहा है, सिर्फ खोपड़ी की, तो खोपड़ी में 8 हड्डियां होती है। अब इसमें भी आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूं। तो मानव खोपड़ी को 2 आप पार्ट में बांट सकते हैं।
अब वो दो पार्ट क्या है, एक तो है कपाल, जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है, ये वाला हिस्सा जो कपाल होता है, इसमें क्या रहता है, आपका ब्रेन इसके अंदर सुरक्षित रहता है, ठीक है। तो दो हिस्से हैं, पहला हो गया कपाल जिसमें हम अपना हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, और दूसरा हिस्सा होता है चेहरा, जो चेहरे की हड्डियां होती है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए कपाल, और अगर देखें कपाल की 8 जो हड्डियां रहती है, 8 यहाँ पे देख रहे हैं आप, कपाल में 8 हड्डियां होती है, मतलब ये खोपड़ी की बात कर रहे हैं। तो खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, तो आप यहाँ साफ लिखा हुआ देख सकते हैं 8 हड्डियां होती है, ठीक है, जो और आपस में जुड़ी होती है, और चेहरे की कुल 14 हड्डियां होती है। तो इस तरह से अगर कुल मिलाकर देखें तो मनुष्य की जो कंप्लीट खोपड़ी होती है, जिसमें चेहरा भी आपका इंक्लूड हो गया, तो उसमें 22 हड्डियां होगी। तो अगर आपसे कंप्लीट ही पूछा जाए तो 22 होगा, सिर्फ खोपड़ी की हड्डियां पूछा जाए तो 8, और चेहरे की हड्डियां पूछा जाए तो 14 होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। स्केलेटल सिस्टम से ये क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। अब जो मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े होते हैं वो 12 जोड़े होते हैं, मतलब 24 पसलियां होती है कुल मिलाकर, और 12 जोड़े होते हैं। 12 जोड़े का मतलब 12 लेफ्ट साइड और 12 राइट साइड। देखिए इस तरह से आप ये देख रहे हैं, ये पसलियां होती है, आप देख सकते हैं 12 हड्डियां इधर है और 12 हड्डियां इधर है, तो 24 होंगी ये, ठीक है। और बाकी जो हड्डियां हैं उनके नाम भी आप देख सकते हैं। तो ये वाली जो हड्डियां रहती है वर्टेब्रा होती है, इसके बाद में ये वाली जो बड़ी सी हड्डी होती है जिससे ये सब ज्वाइन होता है, इसे स्टेर्नम कहा जाता है। इसके बाद में ये भी आप हड्डियां आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि यानी कि हड्डी कौन सी होती है, कहाँ होती है। तो शरीर में जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हड्डी होती है वो हमारे जबड़े में होती है ना, मुंह के अंदर जबड़े में हड्डी होती है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग हड्डी होती है शरीर की, आपको याद रखना है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेपिस होती है, जो कि आपके कान के अंदर होती है, ठीक है। अब ये स्टेपिस हड्डी क्या करती है, जो भी वाइब्रेशन होता है, जो कि आपका ईयर ड्रम होता है, कान का पर्दा जो वाइब्रेशन ट्रांसफर करता है उसको एम्पलीफाई कर देती है, और आपके कान के अंदर एक पार्ट रहता है कोक्लिया, वहां तक ये वाइब्रेशन को ट्रांसफर करती है, और कोक्लिया फिर जो वाइब्रेशन मिले उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रांसफर करके माइंड तक सेंड कर देता है, और जिससे हमें सुनाई देता है कि हमने एक्चुअल में, हमको पता लगता है कि क्या हमने सुना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है ना मेरे दोस्त, वो होती है फीमर, और ये पैरों में पाई जाती है, टांग में आपकी पाई जाती है, मतलब जो जांग रहती है ना, जांग वहाँ की हड्डी होती है ये फीमर। देखिए ज़रा, अभी मैं आपको स्केलेटल सिस्टम दिखाऊंगा तो उसमें आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। अब आपको बताना है कौन सी इसमें से पैर की हड्डी नहीं है। देखिए ये जो फीमर है, अभी मैंने आपको बताया जांग की हड्डी है, ये फिबुला और टीबिया दोनों ही पैर की हड्डी है, जांग के नीचे रहती है ये, और ह्यूमरस जो है वो पैर की हड्डी नहीं है। तो अब जरा देखिए, ये आपका स्केलेटल सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए, ये वाली हड्डी अभी आपने बताया स्टेर्नम होती है, इसके बाद में ह्यूमरस जो होती है, ये वाली हड्डी होती है, हाथ की जो हड्डी होती है ये ह्यूमरस कहलाती है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हाथ में यहाँ से कोहनी का जो जॉइंट रहता है, यहाँ से फिर से 2 हड्डियाँ रहती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसे, ये वाली जो हड्डी रहती है उसे रेडियस कहते हैं, और ये अल्ना कहते हैं। तो ये दोनों पूछा जाता है कि रेडियस, अल्ना और ह्यूमरस, ये तीनों ही हाथ की हड्डियां होती हैं, क्लियर है। बाकी भी आप हड्डियां देख सकते हैं। अब ये भी पूछा जाता है कि ये जो बड़ी सी हड्डियां होती है जैसे पैर जॉइंट होते हैं, ये क्या होती है, तो इसे हम इलियम कहते हैं, ठीक है, इलियम। और यहाँ पे जो हड्डियां होती है, ये जो आपके बोन की बात करें, रीढ़ की हड्डी, इसके नीचे वाला जो पार्ट होता है, ये जो होती है सैक्रम कहा जाता है इस हड्डी को। अब जरा ध्यान से आप देख लीजिए, जो जो मैं बता रहा हूँ वो तो आपको याद रखना ही है। ये देखिए, ये सबसे बड़ी मानव की हड्डी है, मानव शरीर की, जिसे हम फीमर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो घुटने का जॉइंट होता है इसे हम पटेला कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जो यहाँ पे घुटने में जो हड्डी रहती है, जो वो आप देखते हैं ना, यहाँ पे घुटने में कटोरी टाइप का रहता है, ठीक है, दिस इज पटेला। और पाँव में 2 हड्डी रहती है, टीबिया और फिबुला, ठीक है। तो फिबुला ये साइड वाली हड्डी, और सामने वाली जो हड्डी रहती है, जो शिनपेन वगैरह जो होता है आपको, वो वाली जो हड्डी रहती है वो टीबिया रहती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी भी आप हड्डियां देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी हड्डी है। बाकी जिन हड्डियों के बारे में मैंने आपको बताया है उनसे ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, ये इलियम से भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी हथेलियों में जो हड्डी रहती है, कापल्स जो रहती है हथेली की हड्डी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये हड्डियां हैं, तो इतनी हड्डियां कम से कम आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी
है। अब फिर से बात हुई कि पैर की हड्डी किस तरह की होती है। तो जो पैर की हड्डी होती है मनुष्य के शरीर में वो खोखली होती है, ठीक है, खोखली होती है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है, तो आप देख लीजिए जो टीबिया है ये पैर की हड्डी होती है, मैंने आपको अभी बताया। तो टीबिया नामक हड्डी जो होती है वो टांग में पाई जाती है, पैर में पाई जाती है। ये वापस से स्केलेटल सिस्टम, ये रहा आपका टीबिया यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो मानव शरीर में जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है, जो कि मैंने आपको बताया फीमर, ये वाली जो हड्डी है वो सबसे लंबी हड्डी होती है, फीमर। सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कान के अंदर होती है, आपके ईयर के अंदर, जो कि स्टेपिस होती है। कान में 3 हड्डियां होती है, ठीक है, तो इसमें से स्टेपिस सबसे छोटी होती है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जनसंख्या का जो अध्ययन होता है वो डेमोग्राफी कहलाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो मानव शरीर में जो पाचन का अधिकांश मैक्सिमम भाग होता है वो छोटी आंत में संपन्न होता है। और मानव शरीर में अगर आहार नाल की बात की जाए तो इसकी लंबाई लगभग 12 मीटर होती है और लगभग 25 फीट के अप्रोक्स ये इतनी लंबी होती है। और मैक्सिमम पार्ट जो होता है आहार नाल का, है ना, वो रहता है आपका छोटी आंत में, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है, कौन सा पाचन एंजाइम नहीं है, तो टाइलिन देखो लार में होता है ना, तो मार्ट को मोल्टोज में जैसे मैंने बताया बदलता है। उसके बाद में पेप्सिन और स्ट्रिप्सिन दोनों ही एंजाइम होते हैं जो कि आपके मानव तंत्र में पाए जाते हैं, लेकिन गैस्ट्रीन कोई ऐसा एंजाइम नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर होगा गैस्ट्रीन। आगे बढ़ेंगे। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है, ठीक है, तो कौन सा हार्मोन ऐसा है जो रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है, कंट्रोल करता है, तो ये जो हार्मोन है इसका नाम है पराव2 हार्मोन। क्या है? पराव2 हार्मोन, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है, तो मैंने आपको अभी बताया कि 25 से 30 फीट ये लंबी होती है, तो इसका जो सही उत्तर है ये है 30 फीट। तो मैंने आपको 25 फीट बताया, तो 25 टू 30 फीट तक ये लंबी होती है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 30 फीट आप यहाँ पर लगाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं पाचन तंत्र का आपको दिख रहा है, तो ये जो है आहार नाल यहाँ से शुरू होती है और सबसे लंबा भाग जो इसका रहता है वो इस तरह से यहाँ पे जो रहता है छोटी आंत में रहता है और फिर पूरा ये बाहर इस तरह से निकलती है। तो अल्टीमेटली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पाचक नाल या आहार नाल की, तो 25 से 30 फुट लंबी होती है, जो मुंह से लेकर के मलाशय या गुदा के अंत तक विस्तृत होती है, यानी कि यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक ये विस्तृत होती है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। मुख में मंड का शर्करा में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, तो मैंने आपको अभी बताया कि मोल्टोज यानी कि शर्करा में परिवर्तित कर देता है। ये कौन करता है, तो टाइलिन एंजाइम करता है, जो कि लार में पाया जाता है। ठीक है, जब आप खाना खाते हैं तो जो लार उत्पन्न होती है उसमें ये टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। तो पाचन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है ये बताना है, तो यकृत पाचन तंत्र का हिस्सा है, आंत भी आता है और पित्ताशय भी पाचन तंत्र का हिस्सा है। कॉर्निया आंख का एक पार्ट होता है, तो ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। दूध में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो दूध में प्रोटीन को जो पचाने वाला एंजाइम होता है वो रेनिन होता है। क्या होता है? रेनिन, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं, तो रक्त के अंदर जो अवशोषित किए जाते हैं सबसे ज्यादा पोषक तत्व वो होते हैं छोटी आंत से, है ना। ब्लड में जो सबसे ज्यादा पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं वो छोटी आंत के थ्रू होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में अभी मैं आपको बता चुका हूं टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है, तो पेट में अगर भोजन को पचाना है तो निम्न में से क्या आवश्यक होगा, तो पानी नहीं, हवा भी नहीं, खनिज भी नहीं, एंजाइम की आवश्यकता होती है। एंजाइम जो होते हैं भोजन के पाचन का कार्य करते हैं। आगे बढ़ेंगे। मुख से निकली लार किसका पाचन करती है, तो मैंने अभी बताया कि ये स्टार्च का पाचन करती है। किसका पाचन करती है? स्टार्च का। आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं 295। निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है, तो कौन सा अम्ल ऐसा है जो मानव के पेट से स्रावित होता है, पेट में होती है, तो वो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
ठीक है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का जो पाचन होता है वो आमाशय, है ना, स्टमक जिसे कहते हैं आप, उससे प्रारंभ हो जाता है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न लेते हैं, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो देखिए, पाचन की जो क्रिया होती है जनरली, तो इसमें प्रोटीन जो होता है वो अमीनो अम्ल में बदलता है, अमीनो अम्ल में बदल जाता है। इसका सही उत्तर होगा अमीनो अम्ल। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण कर देता है? मतलब कि पचे हुए भोजन में जो भी टॉक्सिक एलिमेंट्स रहते हैं उनको कौन एब्जॉर्ब करता है? तो ये काम होता है मेरे दोस्त यकृत का। किसका? यकृत यानी कि लीवर का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यकृत को लीवर कहा जाता है और रक्त जो होता है ये, इसे किडनी कहा जाता है, ये स्टमक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अग्नाशय पेनक्रियास। आगे बढ़ेंगे, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त जो होता है वो यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है और स्टोर होता है पित्ताशय में, है ना। आगे बढ़ेंगे और लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो माइकोप्लाज्म, शायद हम ये डिस्कस कर चुके हैं, पर सबसे छोटा जीव होता है माइकोप्लाज्म, और इस पर आप लगा लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी जितने भी प्रश्न मैंने बताए सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है और ये सारे ही प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक भी मिस नहीं करना है। अगर आप एक बार में नहीं देख पाते तो 2 बार वीडियो को देखिए, धीरे नहीं देख पाते हैं तो तेज करके देखिए, तेज नहीं देख पाते तो धीरे करके देखिए, सब कुछ ऑप्शन अवेलेबल है यूट्यूब पे। और कुछ दोस्तों का थोड़ा सा रहता है, शिकायत रहती है, तो चलो मैं भी आपकी शिकायतों को दूर करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। जितनी मुझसे हो सक रहा है मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि जितना भी समय मुझे मिल पाता है उससे चुरा करके मैं ये आपके लिए वीडियोस तैयार करता हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं जब वीडियो लेकर आता हूँ तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मैं उसको तैयार आपको क्वेश्चंस कहीं से भी उठा लिए और कुछ तो भी नहीं। मुझे आपने जो भरोसा मेरे ऊपर बनाए रखा है, मैं उसको एक हमेशा के लिए उसको कन्वर्ट करना चाहता हूं कि आपका भरोसा हमेशा इसी तरह से बना रहे कि अगर आप तिलक अकेडमी से जुड़े हैं तो ऑथेंटिक चीज़ें आपको मिले। कुछ हो सकता है कि कभी कभार चीज़ों को देने के उसमें कुछ छोटी मिस्टेक्स हो जाती है, तो वो भी आप लोगों का जो कमेंट्स होती है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देती है और उनको मैं बिल्कुल पॉजिटिवली रहता हूँ और उस तरह से तैयार करता हूँ वीडियोज़ को। अगली बार मैं ये कोशिश करता हूँ जब भी वीडियो आए कि उसमें कोई भी त्रुटि ना रहे। ठीक है, तो अभी मैं बहुत ज़्यादा उसके ऊपर काम कर रहा हूँ और आप लोगों का सहयोग अगर इसी तरह से बना रहा तो इसी तरह से मैं आपको वीडियोस आगे भी प्रोवाइड करता रहूँगा और आपकी तैयारी में आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए और जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप ज़रूर इसे शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री और फिजिक्स के आगे के क्वेश्चंस की।